हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी फाइन होंगे। तो आज के सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के कुछ वीवीआईपी क्वेश्चंस, जिसमें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ में आंसर्स भी देखेंगे। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सेशन आपको हिंदी और इंग्लिश यानी कि दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देरी करते। ओके, चलिए ना, पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। स्लाइड्स दिख रहे हैं सभी को। ओके ना, पहला क्वेश्चन पहले इंग्लिश में हम लोग डील करेंगे, उसके बाद हिंदी में डील करेंगे। ओके ना, पहला क्वेश्चन क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में पहला क्वेश्चन है डिफाइन पार्थेनोकार्पी। क्या है पहला क्वेश्चन? पार्थेनोकार्पी। क्या होता है पार्थेनोकार्पी? सो आप लिखोगे पार्थेनोकार्पी इज द प्रोसेस। क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। इसमें क्या होता है? फ्रूट का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। किस प्रोसेस के बिना होता है? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे आप डिफाइन करोगे? तो फर्टिलाइजेशन आप बताओगे द प्रोसेस थ्रू विच द प्रोसेस थ्रू विच male gametes and female gametes fuses together for क्या हो जाएगा आपका? पार्थेनोकार्पी। इसका मतलब मेल का गैमेट। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स के केस में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? तो मेल का क्या आता है, कौन सा गैमेट, जिसे हम बोलते हैं स्पर्म बोलते हैं। फीमेल्स के केस में क्या आता है? ओवरी से क्या आता है? तो एग आता है, या फिर ओवा बोलते हैं उसे। ठीक है, तो दोनों का मिक्सिंग के जो प्रोसेस होता है ना, मिक्सिंग के दौरान जो प्रोसेस होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ पे भी होता है फर्टिलाइजेशन। तो पार्थेनोकार्पी किस में होता है ये प्रोसेस? ये होता है केवल और केवल फ्रूट्स में। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पी इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एग्जांपल क्या है? सच फ्रूट्स आर सीडलेस। इसका क्या क्राइटेरिया है? एक, इसमें बीज नहीं होते, यानी कि विदाउट सीड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, एग्जांपल में क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या आपके पास? बनाना। क्लियर है बच्चों? ओके नाउ अब इसको हिंदी में समझते हैं। क्वेश्चन है, जीवों में प्रजनन दिख रहा है आपको? जीवों में प्रजनन आपको बताना है। तो जीवों में प्रजनन ये एक चैप्टर है, जिसमें कि क्वेश्चन है पार्थेनोकार्पी को परिभाषित करें। उत्तर में आप लिखोगे पार्थेनोकार्पी। दिख रहा है? ठीक है, पार्थेनोकार्पी बिना निषेचन, निषेचन यानी वही फर्टिलाइजेशन वाला जो मैंने बात किया, निषेचन यानी कि एक तरह से फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का मिक्सिंग जो हो रहा था वो दोनों नहीं होता, यानी स्पर्म और एग का मिक्सिंग नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमन का बात कर रहे हैं एग्जांपल में। ठीक है, तो निषेचन के फल के विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, ऐसे फल बीज रहित होते हैं, यानी कि इनमें बीज नहीं पाया जाता है। एग्जांपल में क्या है? केला। क्लियर है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस और विविपेरस क्या होता है भाई? चलिए देखते हैं इसके बारे में। ओविपेरस, ओविपेरस ओ से आप याद रख सकते हो, ओवी, ओ, और से अंडा। ठीक है, ओ अंडा। ठीक है, तो ओविपेरस यानी कि ऐसे जानवर जो कि अंडा देते हैं, यानी कि द एनिमल्स दैट ले एग्स। एग्जांपल में क्या है हमारे पास? बर्ड्स, ये दोनों क्या करते हैं? अंडा देते हैं। ठीक है, विविपेरस यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स जो कि डायरेक्ट बर्थ देते हैं यंग वंस, यानी कि ऑफस्प्रिंग को। ठीक है, एग्जांपल इसमें मैमल्स। ठीक है, क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट? ओविपेरस यानी कि जो एग ले करते हैं। ठीक है, और विविपेरस ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो क्या करते हैं? डायरेक्ट बर्थ देता है यंग वंस को, यानी कि बच्चों को डायरेक्ट जन्म देता है। एग्जांपल में क्या है हमारे पास? मैमल्स। मैमल्स में क्या आ जाएगा? तो ह्यूमंस आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? ह्यूमंस आ जाएंगे, देन एलिफेंट आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट? ओके नो, अब हिंदी में इसे समझते हैं। हिंदी में क्या है? तो क्वेश्चन है,
प्रजनक और विविपेरस जानवरों के बीच अंतर बताएं। ठीक है, अंड प्रजक यानी कि अंड जो लिखा हुआ है ये, इससे आप याद रखेंगे किससे रिलेटेड है, तो अंडा से यानी एग से। ठीक है, अंड प्रजक वे जानवर जो अंडे देते हैं, वे जानवर जो अंडे देते हैं, जैसे कि एग्जांपल में क्या हमारे पास, उदाहरण के तौर पर पक्षी और सरीसृप। क्लियर बच्चों? ओके, अब वीवी पैरस क्या होता है, तो इसमें आप बताओगे वे जानवर जो जीवित बच्चों को जन्म देते हैं। क्लियर है? जो बच्चे को जीवित मतलब कि जो बच्चा वो जीवित है और उसे डायरेक्ट जन्म देते हैं। ठीक है, एग्जांपल पे क्या है, स्तनधारी, यानी कि उसके अंदर क्या आ जाएगा, स्तनधारी के अंदर मनुष्य आ जाएंगे, फिर हाथी आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, सॉरी थर्ड पे। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान देंगे आप। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन इन ऑर्गेनिज्म। आप लिखोगे कंजुगेशन होता क्या है, तो आप बताओगे कंजुगेशन इज अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से सुनना, कंजुगेशन इज अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसमें? यूनिसेलुलर में। यूनिसेलुलर में कैसा होता है, हमेशा एसेक्सुअल होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो रहे हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे यूनिसेलुलर वाले केस में, यूनिसेक्सुअल वाले में, एसेक्सुअल वाले में क्या होता है, वहां पे पेरेंट्स का जरूरत नहीं पड़ता है, केवल एक मैच्योर पेरेंट ही इनफ होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। सच एज पारामीशियम, एग्जांपल में क्या है हमारे पास, पारामीशियम। ठीक है, पारामीशियम ये कैसा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वेयर टू ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए एक्सचेंज कर, ठीक है, थ्रू अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। सपोज करो ये एक अमीबा है, इसमें न्यूक्लियस, ठीक है, ये डिवाइड जब करेगा मैच्योर होने के बाद क्या होगा, इस तरह से ये डिवाइड करेगा, तो ये जो नैरो फॉर्मेशन दिख रहा है ना, क्लीवेज बोलते हैं इसे, जो गड्ढा आपको दिख रहा है फरो फॉर्मेशन, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा भरा हुआ है इसके अंदर कौन सा फ्लूइड है, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है। कौन सा फ्लूइड है, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है। और ये क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो बीच में एक छोटा सा एक ब्रिज बना रहा है, दिख रहा है ना ये ब्रिज, इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। मेरे बच्चों, अब सेम चीज को हिंदी में अब समझते हैं। क्या क्वेश्चन, जीवों में दिख रहा है, ठीक है, संयुग्म की प्रक्रिया को समझाएं। अब आप लिखोगे संयुग्म पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय जीवों में यौन प्रजनन का एक तरीका है। ठीक है, जहां दो जीव, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के माध्यम से आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान करते हैं। क्लियर है बच्चों? किसी को भी कोई भी डाउट हो रहा है समझने में, कोई कंफ्यूजन? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, आप ऐसे ही डील कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर 2 से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। यानी कि फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, एंजियोस्पर्म में हो रहा है। ध्यान देंगे, इसका आंसर क्या होगा, क्या आंसर, चलिए देखिए। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व टू इवेंट, दो इवेंट्स, यानी कि दो छोटे छोटे एक प्रोसेस हो रहा है, उसके अंदर जो दो छोटे छोटे क्या चीज का जरूरत पड़ रहा है, इवेंट्स हो रहा है। ठीक है, और मिल के क्या बनेगा, बड़ा प्रोसेस बनेगा। कौन कौन सा, नंबर 1 देखते हैं हम लोग, वन स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजेस, यानी कि ऐसा स्पर्म्स के अंदर एक न्यूक्लियस है, वो फ्यूज करता है विद द एग सेल टू फॉर्म अ जाइगोट। एक आया न्यूक्लियस, सॉरी एक स्पर्म आया, वो किसके साथ फ्यूज कर रहा है, तो फ्यूज कर रहा है एक सेल के साथ। एक सेल कहां से आया, फीमेल से आया। ठीक है, तो वो फ्यूज कर रहा है, तो क्या बना है, जाइगोट, यानी कि फर्टिलाइजेशन का
मेन पॉइंट क्या होता है, क्या चीज का फॉर्मेशन करना होता है, कि ये फॉर्म करना होता है इसे जाइगोट। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी। सिनगैमी मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड सिनगैमी। क्लियर बच्चों? चलिए दूसरा इवेंट देखते हैं, छोटा इवेंट क्या है, द अदर स्पर्म्स न्यूक्लियस। एक तो आया जो फ्यूज होके चला गया एक सेल के साथ, जाइगोट बनाया, बाकी स्पर्म्स का क्या होगा, ठीक है। तो अदर स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजेस विद टू पोलर न्यूक्लियर, ये दो पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करता है टू फॉर्म द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। ये क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड, यानी कि 3 एंडोस्पर्म बनाता है। क्लियर है बच्चों? जिसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पे दो बार होगा क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियर, दो न्यूक्लियस है, तो दो बार फ्यूज होगा, और एक बार ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। किस प्रोसेस को, तो डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रिपल फ्यूजन भी हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है? चलिए हिंदी में इसको समझते हैं क्या है। तो अवृत बीजी पौधों में दोहरे निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन करें। ठीक है, तो उत्तर में देखते हैं। दोहरे निषेचन में दो घटनाएं शामिल होती है। पहला, एक शुक्राणु केंद्रक अंडे की कोशिका के साथ मिलकर युग्मनज यानी कि सिनगैमी बनाता है। क्लियर है? ओके। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा शुक्राणु केंद्रक दो ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिलकर क्या बनाता है, त्रिगुणित भ्रूण पोषण केंद्रक यानी कि ट्रिपल फ्यूजन होता है। क्लियर है बच्चों? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What are the differences between self pollination and cross pollination? Pollination पहले होता क्या है, तो pollination means the transfer of basically the transfer of pollen grain from the anther to the stigma is called pollination. This can be done by different agents which are called agents of pollination. ठीक है, चलो कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स से होते हैं। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। समझते हैं इसको। ठीक है, देखो बेसिकली क्या है, एंथर कैसा दिखता है, तो ये बाइलोब्ड होता है, यानी कि दो, जैसे डाइकोट वाला होता है ना, वैसे ये बाइलोब होता है। तो ये छोटे 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 यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, पॉलन ग्रेन्स रहते हैं। ठीक है, जो येलोइश कलर का रहता है। और एक जब आप फूल कोई देखोगे तो उसमें आपको स्टिग्मा दिखेगा, लंबा सा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इस टाइप से, ऐसा वाला रहता है ना। ठीक है, तो स्टिग्मा आपको दिखेगा। तो इसका पॉलन ग्रेन का लैंड होना स्टिग्मा पे ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। क्लियर है बच्चों? लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलन ग्रेन जैसे यहाँ पे लैंड हुआ तो यहाँ पे क्या होता है, केमिकल एक्टिविटी होता है, जिसके बाद क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, ये पॉलन ट्यूब हुआ, ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। और ये पॉलन ट्यूब में कितने, जो वहां पे पॉलन ग्रेन है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, दो न्यूक्लियस, सॉरी दो स्पर्म होगा, यानी कि दो न्यूक्लियस। क्लियर है? दो न्यूक्लियस होगा, तो एक न्यूक्लियस जाके किसके साथ मिलेगा, तो अंदर में जो जाइगोट है यानी एग है उसके साथ जाके पहले फ्यूज करेगा, और वो क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। और बाकी जो एक जो न्यूक्लियस यानी कि स्पर्म जो बच गया है, ठीक है, पॉलन ग्रेन का पार्ट, वो किसके साथ जाके फ्यूज करेगा, तो वो दो पोलर न्यूक्लियाई जो अंदर में ओवरी में प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर में, उसके साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा, ESPN यानी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। एंडोस्पर्म क्या करेगा, वो जो सीड अभी जो बना है, ठीक है, उसको खाना पहुंचाएगा यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब इसका टाइप्स देखते हैं। पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि पॉलन इज ट्रांसफर्ड, ठीक है, टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा को ट्रांसफर होता है ऑफ द सेम फ्लावर और प्लांट, सेम फ्लावर होगा या फिर सेम प्लांट होगा। ठीक है, वैसे प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर है? अब आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलन इज इसमें भी पॉलिनेशन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलेंगे पॉलन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा बट ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर। याद रखेंगे, पहले वाले में सेम फ्लावर था, सेकंड वाले में क्या है, डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट। क्लियर है? ओके, अब इस चीज को हिंदी में समझते हैं बच्चों। चलिए, स्वपरागन, स्वपरागन और परपरागन के बीच का अंतर। ठीक है, दिख रहा है, देखो दिख रहा है,
चलो, स्वपरागन यानी कि परागन उसी फूल या पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। क्लियर है, यानी ट्रांसफर हो गया उसी फूल में, क्या तो परागन। ठीक है, दूसरा है परागन यानी कि पराग को एक अलग फूल या पौधे के कंकाल पर स्थानांतरित किया जाता है। यानी कि कहां पे ट्रांसफर किया जाता है, एक दूसरे ही फूल पे क्या करते हैं मतलब हम लोग उसको ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है बच्चों, दूसरे फूल या पौधे पर ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंडोस्पर्म इन सीड डेवलपमेंट। अब जो एंडोस्पर्म जो बनाया था, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हो रहा था यानी ट्रिपल फ्यूजन जो हुआ था, ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स इन डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो अभी जस्ट फर्टिलाइज हुआ है सीड यानी, ठीक है, उसको क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंड सीडलिंग इट इज रिच इन, क्या क्या चीज में बहुत ज्यादा रिच होता है, किन किन चीजों में, तो इट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड ऑयल्स में। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? ओके ना, अब इसको हिंदी में समझो। बीज विकास में भ्रूण पोष की भूमिका समझाएं। ठीक है, चलिए समझाते हैं। भ्रूण पोष विकासशील भ्रूण और अंकुर को पोषक तत्व प्रदान करता है। क्लियर है, क्या प्रदान करता है, तो पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशन। ठीक है, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से और तेल से भरपूर होता है। क्लियर है बच्चों, बस इतना ही लिखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें पहला क्वेश्चन है आउटलाइन द स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि क्या क्या स्टेजेस हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में। ठीक है, तो पहला स्टेज देखते हैं क्या कहलाता है, अकर्स इन, पहले तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, कहां पे होता है, टेस्टिस में होगा मेल के केस में। ठीक है, टेस्टिस में होगा, और ये इन्वॉल्व क्या क्या चीज करता है, तो मल्टीप्लीकेशन, पहले क्या होता है मल्टीप्लाई करे, क्यों, एक से अधिक बन रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन फेज आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक डिवीजन, जो क्या बनाता है, स्पर्मेटोगोनिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या बनाता है, स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। ठीक है, उसके बाद आता है उस स्पर्मेटोगोनिया का ग्रोथ फेज आता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, जो वो थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड में आता है हमारे पास मैच्योरेशन फेज, इसमें क्या होता है, मैच्योर हो रहा है यानी कि डेवलप हो रहा है, तो मियोसिस प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, हाफ ही बनेगा, 2n था तो n बनेगा, क्रोमोसोम 2n था तो n बन गया। ठीक है, विच मैच्योर इनटू स्पर्म, जो किस में कन्वर्ट होता है, स्पर्म, यानी कि हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स ही किस में कन्वर्ट होता है, स्पर्म में। क्लियर है बच्चों, ओके चलिए अब इसको हिंदी में समझते हैं। चलिए, शुक्राणु जनन, ठीक है, के चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत करें। क्लियर है, चलिए प्रस्तुत करते हैं। पहला है शुक्राणु जनन वृषण में होता है। क्लियर है, सभी को पता है, और इसमें शामिल होता है पहला चरण क्या होता है, तो गुणन चरण, यानी कि गुना करके बहुत ज्यादा बन रहा है। ठीक है, बढ़ता जा रहा है नंबर, तो शुक्राणु जन का माइटोटिक विभाजन होता है। ठीक है, पता है हमें। दूसरा पॉइंट लिखेंगे विकास चरण, यानी कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बढ़ती है। ठीक है, तीसरा परिपक्वता चरण, जिसमें कि परिपक्व होता है वो स्पर्म। ठीक है, यानी शुक्राणु। अर्धसूत्री विभाजन अगुणित शुक्राणु पैदा करता है, जो शुक्राणु में परिपक्व होता है। क्लियर है, कौन, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित शुक्राणु पैदा होता है, जो शुक्राणु में परिपक्व होता है, यानी कि बदल जाता है, डेवलप कर जाता है। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। हार्मोनल रिस्पॉन्स जो हो रहा है कब, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में, इन द फीमेल के केस में। चलिए देखते हैं, पहला है सॉरी पहला है FSH, यानी कि चलिए देखते हैं FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, कैपिटल, जब भी हम लोग लिखेंगे तो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैपिटल F, रुक जाइए आप लोग को फिर से देते हैं,
चलिए, FSH का फुल फॉर्म फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो FSH किसको स्टिमुलेट करता है, यानी ट्रिगर करता है, स्टिमुलेट किया कि तुम चलो अब बनाओ। ठीक है, तो स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर ग्रोथ एंड एस्ट्रोजन का सीक्रेशन। और ये दूसरा एक हार्मोन है जिसको क्या कहता है, स्टिमुलेट ट्रिगर करके क्या सीक्रेट करवाता है, तो एस्ट्रोजन का सीक्रेशन करवाता है और फॉलिकुलर का सेल्स का ग्रोथ करवाता है। ठीक है, दूसरा हार्मोन, दूसरा नंबर का हार्मोन, ये पहला था, ये दूसरा नंबर LH को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूटेनाइजिंग, LEUITIZING, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है, LH सर्ज ट्रिगर्स द ओव्यूलेशन, यानी कि ओव्यूल यानी कि ओवरी के अंदर में एग्स का फॉर्मेशन करवाता है। क्लियर है। प्रोजेस्टेरॉन, थर्ड वाला हार्मोन, फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम, ये कहां पे मिलता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। वो किस चीज के लिए प्रिपेयर करता है, इम्प्लांटेशन का। किस चीज का, तो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन करेगा। किस चीज का, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन करेगा। और जो यूट्रस है वो अपने को कैसे प्रिपेयर करता है, तो थिक लाइनिंग ऑफ म्यूकस का डेवलपमेंट होता है, प्लस थिक लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट होता है। क्यों इम्प्लांटेशन होना भी जरूरी है, ताकि जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन, उसका वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह उसको मतलब बाहर निकले और न्यूट्रिशन मिलते रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन का रिच सप्लाई होते रहे। क्लियर है बच्चों। चलिए अब हिंदी में समझते हैं इसको। मासिक धर्म चक्र के हार्मोनल विनियमन का वर्णन करें। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, FSH कुपिक विकास और एस्ट्रोजन स्राव को उत्तेजित करता है, पहला। दूसरा, LH नाम है लुटेनाइजिंग हार्मोन, वृद्धि ओव्यूलेशन को ट्रिगर करती है। ये ट्रिगर करती है मतलब कि तुम चलो बढ़ो, बोलने के लिए उसको करता है। ठीक है, तीसरा, कॉर्पस ल्यूटियम नाम है हार्मोन का, से प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय को आरोपण के लिए तैयार करता है। क्लियर है बच्चों, कोई कंफ्यूजन। चलिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फंक्शन बताना है किसका, प्लासेंटा का, कब, किस कंडीशन में, जब प्रेग्नेंट है। ठीक है, इन द प्रेगनेंसी कंडीशन में। चलिए देखते हैं। तो द प्लासेंटा फैसिलिटेट्स यानी कि हेल्प करता है क्या चीज में, न्यूट्रिएंट्स एंड गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द मदर एंड फीटस। जो अभी बच्चा यानी कि अभी जो ग्रोइंग चाइल्ड है पेट के अंदर में मदर के, उसके बीच में, उसके और मदर के बीच में क्या क्या चीज का हेल्प करता है, तो पहला न्यूट्रिएंट पहुंचाता है उसको। ठीक है, जो बच्चा भी जन्म ले रहा है पेट के अंदर है। ठीक है, दूसरा, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, और ये सीक्रेट करता है हार्मोन्स लाइक HCG ह्यूमन कॉर्टिकॉइड गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, एंड रिमूव्स वेस्ट। और ये वेस्ट को क्या कहता है, बाहर निकाल देता है। क्लियर है। चलिए इसको हिंदी में समझते हैं। गर्भ अवस्था के दौरान प्लासेंटा के क्या कार्य हैं, उत्तर क्या होगा, प्लासेंटा मां और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों और गैस के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाता है। ठीक है, HCG जैसे हार्मोन स्रावित करता है और क्या करता है इसको, और अपशिष्ट को हटाता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालता है। ठीक है, कौन, प्लासेंटा। क्लियर है, कब, तो प्रेगनेंसी के टाइम में। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विथ एन एग्जांपल। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सॉरी, तो आंसर क्या लिखोगे, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, एलील्स फॉर अ ट्रेट सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मीनिंग क्या होता है, अलग हो जाना, टूट जाना, बिखर जाना। सेग्रीगेट सो दैट ईच गैमेट कैरीज ओनली वन एलील।
क्लियर है? अलील में क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, जीन होता है, इनकॉर्पोरेटेड जो होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यानी कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, जिसमें क्या एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, लेकिन डोमिनेंट कौन होगा, कैपिटल टी, ठीक है। प्रोड्यूसेस गैमेट्स, इसमें कौन सा गैमेट प्रोड्यूस करेगा, तो टी वाला, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन है। क्लियर बच्चों? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सॉरी मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए इसी को हिंदी में समझते, वंशानुक्रम और भिन्नता के सिद्धांत, ठीक है, जो मेंडल के द्वारा दिया गया था। चलिए मेंडल के पृथक्करण नियम को उदाहरण सहित समझाएं। चलिए समझाते हैं। उत्तर, युग्मक निर्माण के दौरान किसी गुण के एलील अलग हो जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सभी को एक पता है, ताकि प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही एलील हो और उस एक एलील में एक एक कैरेक्टर हो, ठीक है। उदाहरण के तौर पर एक विषम युग्मजी पौधा, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी था वहां पे, ठीक है, तो टी या छोटी टी या बड़ी टी के साथ युग्मक पैदा करता है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। What is incomplete dominance? Provide an example. Incomplete dominance क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ बताना, ठीक है। In incomplete dominance, the phenotype is intermediate between two parental traits, ठीक है। एग्जाम्पल, रेड एंड व्हाइट स्नैपड्रैगन फ्लावर जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, पिंक कलर का दे रहा था, यानी कि जो कैरेक्टर आपको अभी तक दिखा भी नहीं एक भी स्टेज में, तीसरा में क्या दिखा, कुछ नया कैरेक्टर आ गया। क्लियर है बच्चों? इसी को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट, यानी वो कंप्लीट नहीं था पहले से, ठीक है, अचानक से वो आ गया, ठीक है, तो मतलब पहले से था लेकिन छिपा हुआ था, इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। एग्जांपल में स्नैपड्रैगन वाला, व्हाइट स्नैपड्रैगन फ्लावर का नाम है जो प्रोड्यूस करता है क्या, पिंक वाला ऑफस्प्रिंग को, ठीक है। चलिए हिंदी में समझते हैं। अधूरा प्रभुत्व क्या है, एक उदाहरण प्रदान करें। तो उत्तर में आप लिखोगे, अपूर्ण प्रभुत्व में फेनोटाइप दो पैतृक के बीच में मध्यवर्ती होता है, लिखेंगे, ठीक है। और उदाहरण के लिए लाल और सफेद सॉरी लाल और सफेद स्नैपड्रैगन फूल गुलाबी संतान पैदा करते हैं। क्लियर बच्चों? चल नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द जेनेटिक बेसिस ऑफ सिकल सेल अनीमिया। आंसर लिखोगे आप, सिकल सेल अनीमिया इज कॉज्ड बाय, ये होता कैसे, तो कॉज्ड बाय म्यूटेशन पता है आपको, जीन में चेंजेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे यूवी रेज भी अगर गिरता है तो स्किन में, तो म्यूटेशन कॉज कर सकता है, ठीक है। तो सिकल सेल अनीमिया इज कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन इन द जीन फॉर हीमोग्लोबिन। यहाँ किसका बात करें, तो सिकल सेल अनीमिया ये किस में रिस्पॉन्सिबल है, डिजीज तो आरबीसी में होता है, तो इसलिए हीमोग्लोबिन जिसे एचबीएस बोलते हैं, इट लीड्स टू, ये क्या चीज में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब बनता है, इट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, जो पूरा सीधा बनना था बेसिकली, देखो हीमोग्लोबिन कैसा रहता है, लगभग ऐसा रहता है, ठीक है, लेकिन अब वो कैसा हो जाता है, इस तरह से सिकुड़ा हुआ हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एचबीएस कंडीशन। कौन सा कंडीशन, एचबीएस, ये नॉर्मल आरबीसी है, ठीक है, कॉजिंग रेड ब्लड सेल्स टू बिकम सिकल सेल्ड। क्लियर बच्चों? चलिए इसको हिंदी में समझते हैं। सिकल सेल अनीमिया के अनुवांशिक आधार का वर्णन करें, ठीक है। आंसर में लिखोगे आप, सिकल सेल अनीमिया हीमोग्लोबिन यानी एचबीएस के जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। उत्परिवर्तन यानी कि क्या बोलते हैं उसको, म्यूटेशन के कारण होता है। इससे असामान्य हीमोग्लोबिन का उत्पादन होता है, जितना होना चाहिए था वो क्या होता है, उससे अलावा हो जाता है, ठीक है, जिससे लाल रक्त कोशिकाएं हंसिया के आकार की हो जाती है। हंसिया आपको दिखा है कैसा दिख रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए का रेप्लिकेशन। तो आंसर लिखोगे आप, इन सेमी कंजर्वेटिव मतलब कुछ पेरेंट्स का है कुछ मदर का है, दोनों का हाफ हाफ लिया, बाद में फिर उसको वापस से रिस्टोर कर देता है 46 क्रोमोसोम,
ठीक है, 23, 23 और 46 कर दिया। तो इसलिए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ईच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन ओरिजिनल स्ट्रैंड एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। क्लियर है बच्चों? चलिए हिंदी में देखते हैं। वंशानुक्रम का आणविक आधार डीएनए प्रतिकृति के अर्ध रूढ़िवादी का वर्णन करें। तो आप कैसे लिखोगे? अर्ध रूढ़िवादी प्रतिकृति में प्रत्येक नए डीएनए अणु में एक मूल स्ट्रैंड और एक नव संश्लेषित स्ट्रैंड होता है। क्लियर है बच्चों? कोई कंफ्यूजन किसी को? ओके, चलिए आगे बढ़ते। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है? तो जो प्रोकैरियोट्स है वो पहले के टाइम में मिलते थे, यानी कि जब धरती का फॉर्मेशन हो रहा था, अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, उस समय मिलता था। अभी भी मिलता है नो डाउट, लेकिन उस समय में सबसे पहले जीव वही थे, ठीक है। तो उनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो कैसा था? टूटा टूटा होता है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में रहता है, और उसका जो आरएनए वो इधर उधर घूमता रहता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है? जो डीएनए है वो क्या होता है? बंद रहता है, इनक्लोज रहता है प्रॉपर। किसके अंदर बंद रहता है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। क्लियर? जो न्यूक्लियस है वो बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा पूरा इन्वेलप कवर रहता है, ठीक है। चलिए, तो द ट्रांसक्रिप्शन इज द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। इट इन्वॉल्व्स, कौन कौन सा प्रोसेस होता है? बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, इस चैप्टर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इनिशिएशन होता है पहला, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रोमोटर। सेकेंड, इलोंगेशन, यानी कि लंबा होता है। आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए टेम्पलेट। क्लियर है? थर्ड, टर्मिनेशन, यानी कि कट करना। आरएनए सिंथेसाइज स्टॉप्स एट द टर्मिनेटर सीक्वेंस। जहां पे रुकने के लिए कोडिंग क्या होगा वहां पे रुक जाएगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स में होता है। चलिए हिंदी में समझते हैं। यूकैरियोट्स में प्रतिलेखन की प्रक्रिया को समझाएं, ठीक है। आप लिखेंगे प्रतिलेखन डीएनए से एमआरएनए का संश्लेषण है। उसमें शामिल है पहला दीक्षा, यानी कि आरएनए, ठीक है, पॉलीमरेज प्रोमोटर से बंधता है। दूसरा बढ़ाव देता है, कैसे? तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए टेम्पलेट के पूरक के रूप में जोड़ा जाता है। क्लियर है? किसके रूप में जोड़ा जाता है? तो पूरक के रूप में जोड़ा जाता है, ठीक है। तीसरा समाप्ति, यानी कि जब अंत करना हो, पहले जोड़ा, पहले उसका डबल किया, फिर उसमें जोड़ा, फिर अब क्या करेगा? उसको बढ़ावा दिया, अब उसको खत्म करेगा। तो आरएनए संश्लेषण टर्मिनेटर अनुक्रम पर रुक जाता है। क्लियर है बच्चों? बस इतना ही आपको लिखना होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द जेनेटिक कोड बीइंग डिजेनरेट? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आंसर लिखोगे आप, द डिजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड मीन्स मल्टीपल कोडॉन्स कैन कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड। यानी एक अमीनो एसिड बेसिकली जरूरी नहीं है कि एक ही कोड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। वो अनेकों कोड बना सकता है एक अमीनो एसिड, ठीक है। रिड्यूसिंग द इंपैक्ट ऑफ म्यूटेशन, जिससे क्या होता है? म्यूटेशन होने का खतरा को कम कर देता है। क्लियर है? हिंदी में समझते हैं। अनुवांशिक कोड के खराब होने का क्या महत्व है? महत्व है यानी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। तो आप लिखोगे अनुवांशिक कोड की विकृति का मतलब है कि कई कोडॉन एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं, जिससे कि उत्परिवर्तन का प्रभाव कम हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या है इनेट इम्यूनिटी? तो प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये जन्मजात से रहता है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि इसमें कुछ भी प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप्स आफ्टर एक्सपोजर टू पैथोजेंस। पैथोजेंस का मतलब क्या होता है? ये कब होता है? जब कभी कोई विषाणु या कीटाणु आएगा शरीर में, तब उस समय में बनाएगा प्रतिरोधक क्षमता बनाएगा। और ये क्या होता है? स्पेसिफिक होता है कि हाँ ठीक है, अगर कीटाणु आ रहा है तो कीटाणु को मारने वाला ही हम क्या बनाए? WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स बनाएंगे, दूसरा किसी और को मारने के लिए नहीं बनाएंगे, ठीक है। एंड इन्वॉल्व्स मेमोरी सेल्स। अब मेमोरी सेल्स होता है यानी कि याददाश्त रखने वाली कोशिकाएं होती है, ताकि अच्छा ठीक है तुम एक बार आया था, दोबारा आएगा तो तुमको देख लेंगे,
ठीक है, और थोड़ा सा बढ़िया से देखेंगे इस बार, क्योंकि पहला बार था तो हमको थोड़ा सा हम तैयार नहीं थे, ऐसा होता है, इसलिए इसको मेमोरी सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमंस। तो आपको बताना है पहला इसका क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्पोरोजोइट्स इंटर्स द ब्लड स्ट्रीम वाया मॉस्किटो के बाइट करने से घुसता है कौन, स्पोरोजोइट्स, यानी मलेरिया कौन कॉज करता है, तो ये कॉज करता है स्पोरोजोइट्स। ठीक है, दे मल्टीप्लाई इन लीवर सेल्स, कहां पे जाता है, रेड ब्लड सेल्स से होते हुए लीवर सेल्स में जाता है, और वहां जाके क्या रिलीज करता है, मेरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स पहले क्या बनाता है, मेरोजोइट्स बनाता है, उसके लास्ट में बनाता है स्पोरोजोइट्स। ठीक है, चलिए फिर मेरोजोइट्स इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल्स कॉजिंग द पीरियोडिक फीवर, इसी की वजह से क्या होता है, हमको बार बार फीवर आता है, यानी कि मलेरिया में क्या होता है, बेसिकली हाई टेम्परेचर होता है, अचानक से फिर लो टेम्परेचर, फिर हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, वो बेसिकली डिवाइड कर रहा होता है कौन, स्पोरोजोइट्स। क्लियर है बच्चों, चलिए हिंदी में समझते हैं। मनुष्यों में प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का वर्णन करें। चलिए उत्तर देखते हैं। स्पोरोजोइट्स मच्छर के काटने से रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं, वे यकृत कोशिकाओं में गुना करते हैं और मेरोजोइट्स छोड़ देते हैं। मेरोजोइट्स लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, जिससे समय समय पर बुखार होता है, जिसे मलेरिया कहते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेस एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अगर किसी को टीबी है, शॉर्ट फॉर्म में ट्यूबरक्लोसिस को क्या बोलते हैं, टीबी, तो उसके क्या क्या लक्षण दिखेंगे। पहला है कॉजेस, पहले होता कैसे, तो कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, सिम्टम यानी कि लक्षण आपको कैसे दिखेंगे, तो क्रॉनिक कफ, ठीक है, खांसी, वेट का लॉस होना, फीवर होना, और नाइट स्वेट, बहुत पसीना आएगा रात को। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि उस इंसान को टीबी हुआ है। ठीक है, अब हिंदी में समझते हैं। तपेदिक के कारण और लक्षण क्या है, तो आप लिखोगे, पहले कारण समझते हैं। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है, कारण बता दिए। अब लक्षण क्या है, तो पुरानी खांसी, वजन घटना, बुखार और रात को पसीना आना। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 से क्या, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंपॉर्टेंस बताना है एंटीबायोटिक्स में, तो आप लिखोगे, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। क्या है ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स, छोटे छोटे माइक्रोब्स ही प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल में क्या है, पेनिसिलियम, कौन प्रोड्यूस करता है पेनिसिलियम, तो पेनिसिलिन, विच किल्स इनहिबिट्स बैक्टीरियल ग्रोथ, जो बैक्टीरियल ग्रोथ को मारने में मदद करता है। क्लियर है, हिंदी में समझते हैं। एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में रोगाणुओं की भूमिका स्पष्ट करें, रोगाणुओं की भूमिका स्पष्ट करें। उत्तर लिखोगे आप, एंटीबायोटिक्स रोगाणुओं द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ है, जैसे पेनिसिलियम जो पेनिसिलिन का उत्पादन करता है, जो जीवाणुओं को मारता है या उनके विकास को रोक देता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ आर बायो फर्टिलाइजर्स बेनिफिशियल इन एग्रीकल्चर। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स यानी कि बायो वाला, यानी कि लाइफ है उसमें, तो फर्टिलाइजर्स जिसमें कि लाइफ है वो वाला यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए कैसे हेल्पफुल है। ठीक है, आप बताओगे, बायो फर्टिलाइजर्स सच एज राइजोबियम, कहां पे रहता है राइजोबियम, कैसा बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। ठीक है, एंड एजेटोबैक्टर, ये भी क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इंप्रूविंग, जिससे कि क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ता है। रिड्यूसिंग द केमिकल फर्टिलाइजर यूज, और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम करता है। क्लियर है, हिंदी में समझते हैं। कृषि में जैव उर्वरक किस प्रकार लाभदायक है, आप बताओगे, राइबोजियम और एजेटोबैक्टर जैसे जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करते हैं, मिट्टी की उर्वरता में सुधार करते हैं और रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करते हैं। क्लियर है बच्चों, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट यूजिंग माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स का यूज से हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। आंसर है हमारे पास, इन सीवेज ट्रीटमेंट माइक्रोब्स डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या कहता है, डिकम्पोज करता है यानी तोड़ता है। इन किसमें, वेस्ट वाटर ड्यूरिंग, कब, दो समय में करता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। मतलब एक बार हल्का सा ट्रीट किया फिर दूसरा फाइनल ट्रीटमेंट में करेंगे, जिसमें क्या क्या रिलीज होता है इस ट्रीटमेंट के समय में, बायोगैस का रिलीज होता है और पॉल्यूशन कम होता है। क्लियर है बच्चों। चलिए हिंदी में देखते हैं। रोगाणुओं का उपयोग करके सीवेज उपचार की प्रक्रिया का वर्णन करें। चलिए करते हैं। सीवेज उपचार में सूक्ष्म जीव प्राथमिक और माध्यमिक उपचार के दौरान अपशिष्ट जल में कार्बनिक पदार्थों को क्या करता है, को विघटित करते हैं, ठीक है, घटाता है, उसको तोड़ता है, डिकम्पोज करता है, जिससे बायोगैस का उत्पादन होता है और प्रदूषण कम होता है। क्लियर है। चलिए अब हमारे पास पहले चैप्टर से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हाउ डज इट वेरी अमंग स्पीसीज। लाइफ स्पैन क्या है, ठीक है, और अलग अलग स्पीसीज से कैसे रिलेटेड है। चलिए देखते हैं। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे लाइफ स्पैन को, तो लाइफ स्पैन इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, यानी कि कौन सा जानवर कितने समय तक जिंदा रहता है उसी को लाइफ स्पैन करते हैं, ठीक है। इट वेरीज वाइडली अमंग, यानी कि ये निर्भर करता है बेसिकली स्पीसीज के ऊपर में। एग्जाम्पल के तौर पे मे फ्लाई जो कि कुछ घंटों के लिए ही जिंदा हो रहता है, ठीक है। टॉर्टोइस कछुआ वो कितना 150 साल से भी ज्यादा रहता है, ठीक है। टॉर्टोइस, टर्टल नहीं है, टर्टल अलग हो जाता है, टॉर्टोइस पैर पे फुट पे चलते हैं वो, ठीक है। चलिए हिंदी में समझते हैं। किस जीव का जीवन काल कितना होता है, यह विभिन्न प्रजातियों में कैसे भिन्न होता है, ठीक है। क्वेश्चन था आपका, आप उत्तर लिखोगे, जीवन काल एक जीव के जीवित रहने की अवधि है, यह विभिन्न प्रजातियों में व्यापक रूप से भिन्न होता है। जैसे कि मे फ्लाई वह कुछ घंटे ही जिंदा रहता है, कछुआ यह 150 साल से भी अधिक जिंदा रहता है। क्लियर है बच्चों। चलिए नाउ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं तो डिस्कस करते हैं। तो इसमें इन्वॉल्व होता है क्या क्या चीज, ध्यान दो। इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लीड्स टू वेरिएशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है और वेरिएशन होता है। वेरिएशन की वजह से क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी जीन में थोड़ा सा चेंजेस आता है, वरना सभी को एक जैसे ही लगते हैं, यानी जेरोक्स कॉपी जैसे लगता है अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन ना होता तो, ठीक है। थर्ड है रिक्वायर्स लॉन्गर टाइम देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुरंत बन जाता है, ठीक है, कुछ टाइम में ही बन जाता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने में थोड़ा वक्त लगता है, इट टेक्स टाइम, ठीक है। हिंदी में समझते हैं। लैंगिक प्रजनन की विशेषताएं क्या है, पहला लिखेंगे, इसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन शामिल होता है, ठीक है। विविधता और अनुवांशिक विविधता की ओर ले जाता है। तीसरा, अलैंगिक प्रजनन की तुलना में अधिक समय की आवश्यकता होती है। क्लियर है, यानी एसेक्सुअल वाले में, ठीक है। चलिए चैप्टर 2 से हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, हम लोग पढ़े कितने तरह का पॉलिनेशन होता है, तो ऑटोगैमी होता है, जिटोनोगैमी होता है और जीनोगैमी होता है। ऑटोगैमी क्या होता है, ऑब्वियस सी बात, ऑटो है तो ऑटो यानी सेल्फ हो रहा होगा, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी बोलते हैं। और ये सेम फ्लावर में होता है, कैसे फ्लावर में होता है, सेम फ्लावर में होता है। जिटोनोगैमी क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, एक फूल से दूसरे फूल में जा रहा है लेकिन पौधा जो है वो सेम ही है, तो ऐसे वाले को बोलते हैं जिटोनोगैमी पॉलिनेशन। थर्ड है जीनोगैमी पॉलिनेशन, इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन बिटवीन डिफरेंट प्लांट, एक प्लांट ये है एक प्लांट ये है, इसका पॉलन इसके ऊपर आएगा, तो ऐसे पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, जीनोगैमी पॉलिनेशन। क्लियर है। चलिए हिंदी में समझते हैं। परागन के विभिन्न प्रकार क्या हैं, आप उत्तर में लिखोगे, ऑटोगैमी, एक ही फूल के भीतर स्वपरागन होता है, ठीक है। दूसरा जिटोनोगैमी,
एक ही पौधे के दूसरे फूल में पराग का स्थानांतरण होना। तीसरा, जैनोगैमी यानी कि विभिन्न पौधों के बीच पराग का स्थानांतरण होना। क्लियर है? चलिए ना, क्वेश्चन है व्हाट आर एडेप्टेशंस इन फ्लावर फॉर पॉलिनेशन बाय विंड। अब जो एजेंट है यहाँ पे विंड है एजेंट, तो ये कैसे फूल यानी कि कैसे पॉलिनेशन कर रहा होगा, चलिए देखते हैं। तो क्या क्या फीचर्स होना चाहिए इसके पास। नंबर 1, स्मॉल होना चाहिए, हल्का होना चाहिए पॉलन ग्रेन को, तभी हवा आएगा उसको उड़ा के लेके जा पाएगा। भारी रहेगा तो हवा कर नहीं पाएगा, पॉलिनेट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। दूसरा, लार्ज होना चाहिए, थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। फेदरी यानी कि थोड़ा सा फेदर लाइक होने चाहिए ताकि हवा उसको आराम से उड़ा के लेके जाए। क्या उसका स्टिग्मा। क्लियर है? थर्ड, रिड्यूस और एब्सेंट पेटल, पेटल्स तो हो ही नहीं, हो भी तो बहुत छोटे हो। क्लियर है? चलिए हिंदी में समझते हैं। पवन द्वारा परागन के लिए फूलों में क्या अनुकूलन होते हैं। उत्तर में आप लिखोगे छोटे होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, क्या परागकण। दूसरा, बड़े पंखदार कलंक, ठीक है। उसके बाद फिर कम या अनुपस्थित पंखुड़ियां होनी चाहिए। ठीक है, बस ये 3 पॉइंट्स लिख देना है। किसका? तो जो विंड से पॉलिनेशन यानी जो हवा से क्या कर रहा है, परागन कर रहा है। ठीक है, पवन के द्वारा ना। अब इंपॉर्टेंस बताना है, सीड का डिस्पर्सल क्यों हो रहा है। पॉलन ग्रेन का डिस्पर्सल तो जाने हम लोग, सीड का डिस्पर्सल क्यों हो रहा है, यानी ट्रांसफर क्यों हो रहा है। अब लिखोगे सीड डिस्पर्सल प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग। मान लो कि एक ही जगह पे बीज गिर रहे हैं तो एक ही जगह पे पेड़ बहुत ज्यादा उगने लगेगा, दिक्कत हो जाएगा सूर्य के लिए यानी सन के लिए दिक्कत हो जाएगा। सन लेने के लिए, सन का लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए मार होगा, हर एक चीज के लिए होगा, कंपटीशन होगा। ठीक है, तो सीड का डिस्पर्सल होता है यानी कि चिड़िया आई खाई उसको कहीं और जाके बीट की, तो क्या हुआ, डिस्पर्स हो गया एक तरह से। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है ओवर क्राउडिंग होने से। दूसरा, कंपटीशन को कम करता है। और तीसरा, हेल्प्स इन कॉलोनाइजिंग न्यू एरियाज, और ये नए नए एरिया को कवर करने में मदद करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे केला का पेड़ अगर रांची में, तो आपको कहाँ मिलेगा, लातेहार में भी मिलेगा, जमशेदपुर में मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह सीड का डिस्पर्सल हुआ होगा। लेकिन बनाना क्या है, केला में सीड नहीं होता है, वो पार्थेनोकार्पी प्रोसेस के थ्रू होता है। क्लियर है? याद रखिए। अन्य फल का आप एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट हिंदी में देखते हैं। बीज प्रकीर्णन का महत्व समझाएं। ठीक है, उत्तर में आप लिखोगे बीज फैलाव भीड़ भाड़ को रोकता है, प्रतिस्पर्धा को कम करता है और नए क्षेत्रों को बसाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया था ना। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिटेल में ये वाला देखते थे। व्हाट आर द मेन स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टेजेस बताना है कितने कितने दिन में, यानी एक एक दिन का भी हिसाब आपको देना होगा। ठीक है, पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज होता है। इसमें क्या होता है, शेडिंग ऑफ यूट्राइन लाइनिंग, यूट्राइन यानी यूट्रस का जो लाइनिंग होता है वो क्या होता है, शेड ऑफ होता है यानी गिरने लगता है। ये कितने दिन में होता है, तो 1 से 5 दिन के अंदर होता है। फॉलिकुलर फेज होता है, ये कब होता है, तो फॉलिकल डेवलपमेंट एंड एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कब होता है, 6 से 14 दिन के बीच में होता है। ठीक है बच्चों। नाउ थर्ड इस प्रोसेस क्या होता है, इसमें ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, ये कब होता है, 14वां दिन होता है। ठीक है, नाउ चौथा क्या है, ल्यूटियल फेज यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन एंड प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होता है। किस लिए, तो इम्प्लांटेशन करने के लिए एम्ब्रियो का। क्लियर है? चलिए हिंदी में समझते हैं। मानव प्रजनन चैप्टर से मासिक धर्म चक्र के मुख्य चरण क्या है। ठीक है, स्टेप्स यानी मासिक धर्म चरण, पहला गर्भाशय की परत का निकलना, ये 1 से 5वें दिन में हो जाता है। दूसरा कुपिक चरण यानी कि कूप विकास और एस्ट्रोजन स्राव दिन के कितना, 6 से 14 दिन के बीच में हो जाता है। ठीक है, ठीक है, हिंदी वाला देखते हैं। मासिक धर्म चरण यानी कि गर्भाशय की परत का निकलना, ये दिन का 1 से 5वां दिन के बीच में हो जाता है। ठीक है, दूसरा कुपिक चरण यानी कि कूप विकास और एस्ट्रोजन स्राव यानी दिन का 6 से 14 दिन के बीच में हो जाता है। ओव्यूलेशन अंडे का निकलना, ये कब होता है, तो 14वां दिन में होता है। और लास्ट में ल्यूटियल, दिख रहा है आपको, हाँ ल्यूटियल चरण, ये कब होता है,
तो बेसिकली इसमें होता क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण और प्रोजेस्टेरॉन स्राव होता है, ये 15 से 28 दिन में होता है, और ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है, यानी कि मासिक धर्म। क्लियर बच्चों? तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं हम लोग। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा हर एक क्वेश्चन को मैंने कोशिश किया हिंदी और इंग्लिश में बताने का। अगर किसी को कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपको तुरंत मिलेगा रिप्लाई उस पर। ठीक है, ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू।